हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी में हम रीढ़ की हड्डी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ये चैप्टर लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो रीढ़ की हड्डी ये एक जो है नाटक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से वो जो है समाज की जो कुछ हमारी विकृतियां हैं, जो हमारी सोच है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, तो इस सोच को जो है एक व्यंग के रूप में जो है लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि स्वयं के लड़के में चाहे कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन लड़की जो है इनको कम पढ़ी लिखी चाहिए। और ये चैप्टर हम कर चुके हैं और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर राम स्वरूप और राम गोपाल नहीं है, यहाँ पर गोपाल प्रसाद है। ठीक है, गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था। तो राम स्वरूप जो कि लड़की के पिताजी हैं और गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिताजी हैं, इनकी जब बात होती है आपस में, तो शंकर बाबू के बारे में जानने की चेष्टा में राम स्वरूप उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। अपनी बात को टलाने के लिए गोपाल प्रसाद यहाँ पर जो है इन दोनों में आपस में बात होती है। हर बार जो है क्या कहते हैं, एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की जो तुलना जो है वर्तमान समय से वो करते हैं कि एक हमारा जमाना ऐसा था। और आजकल के बच्चे, क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा बीमार हुआ था, जिस कारण उनको जो है 1 साल जो है वो पीछे रह गए हैं। तो अब जो है उन्होंने बताया कि भाई आजकल के बच्चे जो है उनका खान पान इस तरह का है, ये है वैसा है। तो हर बार जो है वो क्या कहते थे कि एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वो वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? क्या ये तुलना जो है ठीक है, आपको सही लगता है? क्या ये तर्क संगत है? तो देखिए, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ समाज में हर चीजें बदल जाती हैं। जैसे जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता है। हर समय की जो परिस्थितियां हैं एक सी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल अनाज बहुत ज्यादा हुआ था तो इस साल भी होगा, ऐसा नहीं है। जलवायु कैसी है, वहाँ का जो है जो वातावरण का जो देखा जाता है, हर चीज जो है जलवायु, क्योंकि परिवर्तित समय परिवर्तित होता रहता है। अब पहले के लोग क्या खाते थे, कैसा वो पहनावा था, कैसा उनका खान पीन था, और वहाँ का जलवायु में भी कितना परिवर्तन हो गया है। तो हम तुलना जो है करना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने और आज के जमाने में यानी समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। जैसे कि समाज में परिवर्तन हुआ है, जलवायु में परिवर्तन हुआ है, खान पान की जो चीजें हैं उनमें परिवर्तन आया है, में सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं, हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जमाना बदला है तो सिर्फ कमियां ही आई हैं, बहुत सारे सुधार भी होते हैं, बहुत सारी कमियां भी होती हैं। तो इसलिए जो है हर बार हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले जमाने में ये होता था, तो ये बात जो है बार बार करना यहाँ पर बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। क्योंकि समय बदलता है तो समाज बदलता है, जलवायु में परिवर्तन आता है, खान पान में परिवर्तन आता है, सब चीज में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं। चलिए प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न का उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 2 है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास की उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। देखिए, एक तरफ जहां राम स्वरूप बाबू ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, उच्च शिक्षा उनको जो है दिलाई, और दूसरी तरफ विवाह के लिए वही बात उन्होंने छिपाया है। तो ये जो विरोधाभास है उसकी उनकी जो है किस व्यवस्था को ये उजागर करता है।
एक और रामस्वरूप बाबू अपनी बेटी को उच्च शिक्षा भी दिलाना चाहते थे, लेकिन विवाह के लिए उसी बात को उन्हें छिपाना पड़ा। तो ये विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? क्या व्यवस्था उनकी रही होगी जो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा, ये गर्व की बात थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये छुपाना पड़ा? क्योंकि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते थे कि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त, यानी लड़कियों को जो है सीमित शिक्षा ही देनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए इस प्रश्न का उत्तर। आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। उपयुक्त बात उसकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। देखिए, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद अपनी बेटी के भविष्य की खातिर कुछ रूढ़िवादी लोगों के दबाव में उनको झुकना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना है और एक योग्य वर तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी सोच जो है सभ्य नहीं है, उनकी सोच जो है रूढ़िवादी है। यही कारण है कि रामस्वरूप बाबू को अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को जो है छिपाना पड़ा। तो लिखिएगा, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ा। उपयुक्त बात उसकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है कि समाज में उच्च शिक्षा, देखिए ऐसा नहीं है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी जो है अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो रूढ़िवादी थी। वो चाहते थे उनको बहू कम पढ़ी लिखी चाहिए थी, और रामस्वरूप बाबू चाहते थे कि उनकी बेटी को एक ऐसा वर मिले, एक ऐसा लड़का मिले जो पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो। लेकिन उनको जो है उनकी इस सोच के नीचे जो है झुकना पड़ा, लेकिन उनकी बेटी ने जो है उसे बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? चलिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वह अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो कि अनुचित है। तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी प्रेमा से क्या कहा कि वो उमा को जो है पाउडर वाउडर दे दे ताकि वो जो है कुछ सज संवर करके उनके सामने आए, लेकिन ये जो है एक नकली प्रसाधन है। उसका उपयोग करने के लिए एक पिता अपनी बेटी से कहता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत था। लेकिन रामस्वरूप बाबू चाहते थे कि उनकी बेटी उमा वैसा ही व्यवहार करे जैसा लड़के वाले चाहते थे। परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं, जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर रामस्वरूप बाबू जो है, एक तो अपनी बेटी को वो पढ़ा लिखा होते हुए भी अपनी बेटी को जो है उस पढ़े लिखे को वो छुपाना चाहते हैं। दूसरा, वो जो है अपनी बेटी को नकली प्रसाधनों के द्वारा अपने सौंदर्य को बढ़ाने को कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा जो है वो अपनी बेटी को कहते हैं कि वो जैसा लड़के वाले चाहते हैं वैसा ही वो आचरण करे, यानी कि वो एक दिखावा करे। लेकिन शादी और विवाह किसी 2 दिन की या
एक दिन का खेल नहीं है, वो आपका जो वास्तविक व्यवहार है वो कभी ना कभी उन लोगों के सामने आना ही है। तो इस प्रकार की जो है बनावटी काम ना करे पहले से ही, तो ये जो है ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन उनके पिता ने, रामस्वरूप बाबू ने क्या कहा कि वो जो है लड़के वालों के जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वो व्यवहार करे, वैसा ही वो आचरण करे। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपनी बेटी से बिल्कुल भी नहीं पूछा उसकी पसंद नापसंद के बारे में। तो ये सब जो है, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। गोपाल प्रसाद ने क्या कहा, चलिए अब कुछ बिजनेस की बात करें। रामस्वरूप बाबू थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और फिर उनको समझ में आ जाती है क्या कहना वो चाहते हैं, मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो जहां गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कह रहे हैं, वहां रामस्वरूप भी जो है अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपा रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, इन दोनों में ज्यादा दोषी कौन है, या दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? क्योंकि अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाना और शादी को, विवाह को बिजनेस कहना, क्या ये दोनों ही अपराध हैं? और क्या ये अपराध हैं तो समान रूप से अपराध हैं, या फिर इसमें कुछ ऊंच नीच है कि गोपाल प्रसाद ज्यादा अपराधी हैं या फिर आपके रामस्वरूप ज्यादा अपराधी हैं? तो आपको क्या लगता है, आप अपने विचार इस प्रश्न में बताएंगे। चलिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको ज्यादा अपराधी या समान अपराधी कौन लगता है। क्या ये दोनों समान अपराधी हैं या फिर इनमें से एक व्यक्ति ज्यादा अपराधी है और दूसरा जो है कम अपराधी है? चलिए, चलिए तो देखिए, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। ऐसा क्यों? गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। जहां गोपाल प्रसाद ने विवाह, जो कि एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र बंधन है, उसे जो है वो बिजनेस कह रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से संबंध की मधुरता और संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कायरता का परिचय दिया है। उनको जरूरत नहीं थी गोपाल प्रसाद को झूठ बोलने की कि उनकी बेटी कम पढ़ी लिखी है। ये तो उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि उनकी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को जो है पहले तो छिपाने के लिए कहा और फिर जो है इस तरह से तैयार होना और उनके अनुसार ही आचरण करने की बात कही। तो ये जो है कायरता को ही यहाँ पर अपना वो कायरता का ही परिचय दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता। तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर इस परिस्थिति से समझौता करने की सोची। लेकिन वो चाहते तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने बेटी और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते और एक ऐसे स्वाभिमानी वर्ग की वो तलाश कर सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर के सामने जो है झुक रहे थे और उनकी जैसा ही वो जो है बर्ताव करने के लिए अपनी बेटी को कह रहे थे। तो ये जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी गलत है। आइए आगे, नेक्स्ट प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की तो रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? लेकिन इनके बेटी ने, उमा ने जो है गोपाल प्रसाद को बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ये जो है, जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है और वहां से पिट कर गया था। इसलिए जो है इनकी बेटी, रामस्वरूप की बेटी ने इनसे कहा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहते थे? उमा इस बात को कहकर क्या कहना चाहती थी? तो उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, यानी वो दुखी थी। उन्होंने जो है जिस तरह के प्रश्न उमा से किए, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे जो है क्रोधित
कर दिया था। उन्होंने जो है गोपाल प्रसाद ने उमा से अनेक प्रकार के प्रश्न किए और उमा को जो है इस बात से बड़ा गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उसके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। ठीक है, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था, जो कि लड़का है, शंकर का लड़के का नाम शंकर है। तो वो एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उसके लाडले के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरफ बैठ भी नहीं पाता है। सीधी तरह जो है वो बैठ भी नहीं पाता है, जबकि गोपाल प्रसाद उसे जो है संकेत भी करते हैं कि वो सीधे बैठे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। शंकर अपने पिता की पूरी तरह जो है आश्रित था। शंकर जो है अपने पिता पर आश्रित है पूरी तरह से। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, अपने पिता की मर्जी से ही वो चलता है। तो इस तरह से जो है उमा ने उससे ये बातें कही। तो लिखिएगा, शंकर का जो चरित्र था वो एक चरित्रहीन व्यक्ति था, जो कि हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती थी, जिसके कारण वह बीमार रहता था और सीधी तरह भी वो बैठ नहीं पाता था। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह से आश्रित था। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित बताना है। आपको शंकर जैसे लड़के की आवश्यकता है आज के समाज को, या फिर उमा जैसी लड़की को की। ठीक है, आपको इस समाज को यानी आज के समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित आपको इसका उत्तर बताना है। चलिएगा, तो देखिए समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व जो स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरे मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि उसने जो शंकर को देखा तो वो जो है अपनी बात से पीछे नहीं हटी और उसने जो है शंकर के बारे में उसके पिता गोपाल प्रसाद को यहाँ पर उसकी सच्चाई बताई। ठीक है, तो समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी और उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरे मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश जो है प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी हो तथा निडर हो। तो उमा ने जो है बड़ी निडरता से गोपाल प्रसाद को उसके बेटे के करतूतों के बारे में बताया, उसके बारे में बताया कि वो किस प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जो है घूमता रहता है और वहां से जो है उसको शर्मिंदा होकर के वहां से भागना पड़ा। किस तरह से ये सारी बातें वो गोपाल प्रसाद को बताती है निडर होकर। तो आज के समाज के लिए ऐसी ही इसी प्रकार की लड़कियों की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी और निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी, इनका कोई उपयोग नहीं है समाज में। शंकर जैसे लड़के समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ उमा और शंकर दोनों की विशेषता बताई गई है। उमा जहाँ एक तरफ स्वाभिमानी, निडर और स्पष्टवादिनी थी, उसका चरित्र उच्च था और इस प्रकार के चरित्र, इस प्रकार के व्यक्तित्व की आज हमारे समाज को आवश्यकता है। दूसरी ओर गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को, लालची और ढोंगी लोगों को उसने सबक सिखाया। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश की प्रगति
कर पाएगा, हमारा देश प्रगति कर पाएगा। और इसके विपरीत जो शंकर था वो समाज के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए, तो आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करना है। इस प्रश्न को आप करके लाइएगा, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लिखेंगे, शीर्षक की सार्थकता। क्या आपको लगता है, क्या इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी ठीक है? इसकी सार्थकता को आपने स्पष्ट करना है, या फिर आप कुछ और भी चैप्टर का नाम रख सकते थे, उन शीर्षकों को भी आप लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।